हेलो फ्रेंड्स, सी एस उत्कर्ष गर्ग दिस साइड वंस अगेन। तो मैं आज आपके लिए जून 2020 की सी एस ई ई टी की ई बुलेटिन लेकर आया हूँ। इसमें वही हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और एम सी क्यू को कवर करेंगे। तो एक अच्छे थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एक अपने ऑनेबल प्रेसिडेंट के गुड मैसेज के साथ हम शुरुआत करेंगे। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि आपको तनाव नहीं लेना है कि सर हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमारा सर कोर्स कवर नहीं हो पा रहा, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपना बेस्ट देना है और बाकी सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, आप एक गवर्नेंस प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। सर ने एक बात और कही है, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। द सी सेट इज़ नो डिफरेंट। ये भी एक तरीके की आपकी नींव को रखने के लिए ये टेस्ट है। विद ऑल आर कंबाइंड एफर्ट्स वी शेल सून सी अ न्यू ब्रिगेड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आप भी एक उस गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के समूह में शामिल होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये आपका एक ईमेल एटिकेट्स का आर्टिकल आया हुआ है, बहुत वंडरफुल आर्टिकल है, आप इसको पढ़िएगा एक बार। एक इसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में भी, एक लॉ के बारे में पूरा एक शब्द दे रखा है, एक खंड, एक अंश दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा ये लेंथी है, तो इसको चाहे इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। मेरा बेसिक फोकस आज आपको एमसीक्यू कवर करवाने का है इस बुलेटिन के ज़रिए। ओके, चलिए। तो चलिए सर, सबसे पहले करंट अफेयर्स से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली ये क्या है। तो सबसे पहले सर, सबसे पहला करंट अफेयर्स है हमारा, रिजर्व बैंक ने कॉन्स्टिट्यूट करी है इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी। तो सर ये मतलब क्यों बनाई गई है, और सर क्यों? क्योंकि बिकॉज आपने देखा सर अभी कैसे कैसे मतलब जैसे आपने येस बैंक का सुना, आपने पीएमसी बैंक का सुना, तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए इवन अभी कोटक बैंक आरबीआई को कोर्ट में ले गया। तो सर आरबीआई चाहता है कि डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर होने चाहिए और जो प्रमोटर है वो फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। तो सब इसके लिए हमारे को ये कमेटी बनानी पड़ी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आता है सर एक ये फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट हैं डॉक्टर कैथरीन डी सोल्वियन, जो कि एक तरीके से फर्स्ट लेडी हैं 68 ईयर्स की एज की, जिन्होंने स्पेस भी ट्रैवल किया एंड सबसे डीपेस्ट ओशन, डीपेस्ट में भी वो गई हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए। और ये नासा से हैं ये, तो ये आपको चीज़ें कुछ अवेयरनेस पता होनी चाहिए जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं आपके रेलेवेंट एग्ज़ाम में। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सर एक आरबीआई का कोऑपरेटिव बैंक का इशू आया था, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी काफ़ी था कि जो पीएमसी बैंक का हुआ था, पंजाब एंड एक सेकेंड, हाँ, जिसमें उन्होंने डिविडेंड भी वो कंपनी में दे रहे थे एंड प्रॉफिट भी दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं कंपनी में 73% लोन आपने सिर्फ एक ही कंपनी को दे दिया था, तो वो एक इशू चल रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कहा कि अब विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शन लगा दी, लोन रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मोर रेस्ट्रिक्शन है कि जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बैंक का होगा, वो भी आरबीआई की परमिशन से एडमिट होगा, ऑडिट करवा सकता है रैंडम बेसिस पर आरबीआई। तो क्योंकि बिकॉज ये जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये टोटल 1500 से ज़्यादा हैं इन अर्बन सिटीज़ में। सो आप जान सकते हैं कि सर कितनी बड़ी लाइबिलिटीज़ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस करे गए हैं। फिर आ जाते हैं सर, हम ये सैम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये आपको कवर करने होंगे। आ जाते हैं सर हम अपना लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इन इट्स। अब ये कह रहे हैं सर, विज़न जो है हमारा वो कौन सी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। तो सर इसका आंसर होगा प्रीएम्बल, बिकॉज क्योंकि प्रीएम्बल ही हमारा होता है जिसके अंदर हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को है, जो उसका लैंग्वेज भी ये रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया
into a sovereign, socialist, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, सब सिटीजन्स के पास जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली ये प्रोविज़न है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया। तो सर अब इसमें से दो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ एंड कब ये फोर्स में आया। तो अगर यहीं पे ये बोल देता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू व्हेन इट इज़ अडॉप्टेड, देन सर डेट आ जाती 26 नवंबर 1949। बट सर यहाँ पर हमारे से क्या पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ है। तो सर वो हुआ है सर 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया है। ठीक है ना, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सर कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, आपने पढ़ा होगा सर, देर आर वेरियस राइट्स अवेलेबल लाइक राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम हो गया आपका, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक है ना, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया। तो सर इसमें कौन सा राइट नहीं होगा, सर इसमें राइट टू मैरिज आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं सर। राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। अब जब आपने देखा सर कि इसमें राइट टू एजुकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, तो वो किस आर्टिकल ने दिया है, वो हमारे को आर्टिकल 21A ने दिया है। इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि ये 21A है, इट्स मीन्स ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो सर ये अमेंडमेंट हमारी जो है ये 86 अमेंडमेंट से आया था, जो कि 2002 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, हमारे को हमने कहा था फ्री एजुकेशन देनी है हमारे को 8 से 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं हमारे, ठीक है, बच्चों के 8 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान इसमें रखा गया था। ये एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, ये पिछली बार की जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी थी बुलेटिन में की, होप सो आपने वो भी देखी होगी। तो उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो इसमें कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस क्या बनते हैं, एग्रीमेंट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आता है सर, अगर एक लूनेटिक का मतलब होता है किसी पागल इंसान से या जो मैड पर्सन है, अगर उससे आप एग्रीमेंट करते हैं तो क्या वो क्या होगा वो एग्रीमेंट। तो सर वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, उसको आप एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते इन द लॉ। ठीक है, चूज़ द वर्ड, 7th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अब इसमें सर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा इसमें एडुकेट नहीं है। तो सर इसमें हम चूज़ करेंगे साइकिल, बिकॉज कार भी आपका देखिए फ्यूल से चलता है, स्कूटर भी फ्यूल से चलता है, एयरप्लेन भी फ्यूल से चलता है, बट एक साइकिल ही है जो फ्यूल से नहीं चलती, इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। 8th क्वेश्चन, रैप मैप हॉट फन। ठीक है, तो इसमें अब हमारे को चूज़ करना है कि जो इससे रिलेटेड होगा वर्ड वो कौन सा होगा। तो सर इससे रिलेटेड वर्ड आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कोई मतलब कोरिलेशन भी नहीं है। एक कोरिलेशन है, अगर आप उसको डीप नोटिस करेंगे तो कैट, बिकॉज इन वर्ड रैप ए इज़ वॉवल, मैप ए इज़ वॉवल, हॉट ओ इज़ वॉवल, फन यू इज़ वॉवल। तो सर बाकी सारे किसी में भी वॉवल नहीं है, सिर्फ एक कैट वर्ड है जिसमें वॉवल है, तो ये आपका आंसर होगा। अब सर ये कि रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है कि सुरेश महेश का सन, महेश का एक सुरेश सन है जिसने सिया से मैरिज करी है, जिसकी जो जिया सिस्टर है उसने अमर से मैरिज करी है जो कि सुरेश का भाई है। तो ठीक है, इसमें क्या नाम था इसका, अमर, तो यहाँ पर अमर लिख देते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ जिया इज़ रिलेटेड टू महेश। तो क्या ये जो जिया है ये महेश की क्या लगी, तो आप बता सकते हैं ये डॉटर इन लॉ लगी। तो सर आप इस तरह से अगर चार्ट वाइज भी बना के अपना इमेजिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी आप बहुत आसानी से इन अ टाइमली मैनर आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर आता है सर ये हाँ, चूज़ द मीनिंगफुल सीक्वेंस इन द फॉलोइंग वर्ड। अब सर अगर इंस्टीट्यूट के आंसर के पास जाएंगे तो 1 4 3 2 3 5 इन्होंने इस तरीके से उनके हिसाब से लॉजिकल सीक्वेंस बनती है, बट मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ 3 5 1 4 2। इट मीन्स सबसे पहले स्टडी होगी, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, एंड देन फिर उसके बाद आप जॉब
करेंगे एंड देन आप इनकम पैसा कमाएंगे और उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो सर मेरी तरफ से एक ये लॉजिकल सीक्वेंस रहता है, इसलिए ये मेरा एक अपना परसेप्शन है, बाकी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का सिंपल क्वेश्चन दे रखा है हमारे को। उसके बाद आ जाते हैं सर हम अपने करंट अफेयर्स पे। इस बार का करंट अफेयर्स जून 2020 का क्या डिस्कस करता है। देखिए सर जून 2020 का डिस्कस करता है सबसे पहले कि हु इज़ द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या नाम है, तो सर वो है अमिताभ कांत। अब सबसे पहले हम आते हैं बात नीति आयोग क्या है। सर नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने एक बॉडी जो कि 65 ईयर्स ओल्ड बॉडी थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस किया है। और ये कब से आई थी इफेक्टिव नीति आयोग, ये हमारी आई थी 1 जनवरी 2015, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास कॉपी पेन में, ये आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा सर इस बॉडी का क्या काम है। देखिए इस बॉडी में सबसे अच्छी 2 चीज़ें हुई हैं इसमें। एक तो जो प्लानिंग कमीशन में था उसमें क्या था, टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होता था, मतलब ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे और वो नीचे फॉलो करने पड़ते थे। बट इन दिस बॉटम अप्रोच, नीति आयोग में बॉटम अप्रोच इशू हुई है। उसका क्या मतलब होता है कि सर जो नीचे से डिसीजंस आएंगे, नीचे से हम डिस्कशन करने के बाद ऊपर डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है सर, इसमें गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है जिसमें हमने स्टेट के जो सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है, जिससे उनका भी स्टे रहे और वो अपनी बात को रख सकें उसमें। इसके अंदर 3 विंग है, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉर्पोरेट फेडरलिज्म को बढ़ाता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है ये बात, ठीक है। नॉलेज हब है इसके अंदर, ये बेसिकली थिंक टैंक बेसिस पर ये काम करेगा हमारा, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया है नीति आयोग का, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये हम किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द ई बुकलेट 1 ईयर मोदी 2.0। तो किस मिनिस्ट्री ने इशू करी है, तो आप इसका नाम जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। अब आपने देखा होगा एक लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे भी बना है जिसको हम क्या नाम है इसका, हाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के है, जो कि 354 किलोमीटर लॉन्ग है और ये गाज़ीपुर तक एक्सटेंड करता है इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद विच कंट्री प्रपोज द आइडिया ऑफ G7 नेम्ड एज सबसे 10 डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि किस कंट्री ने प्रपोज किया है आइडिया ऑफ G7+3 नेम्ड एज, मतलब किस कंट्री ने प्रपोज किया। तो सर पहली बात तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने प्रपोज किया है। अब हम पहले जान लेते हैं सर ये G7 क्या है। सर G7 का मतलब होता है सर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, जिसके अंदर UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा, ये सब एक 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो उसमें क्या हुआ, 3 कंट्रीज़ का नेम प्रपोज किया गया, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और आपकी इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, D10 मीन्स डेमोक्रेसी 10। तो ये एक नया समूह बनने जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में अब आपको पता होना चाहिए एक्चुअली बेसिकली क्या चीज़ है। आपका G5 का FG का ऑक्शन होने वाला है इन 2021, ठीक है ना। तो उसके लिए सर बहुत सारे इक्विपमेंट्स की और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो उसमें एक चाइना की कंपनी है हुआवे, ठीक है, हुआवे बोलते हैं उसको। तो अब क्या है, हम चाइनीज़ से वैसे ही हमने अभी रिसेंटली एप्लीकेशन उसके बैन करे हैं काफ़ी। हम आजकल देख रहे हो हमारे उसने घाटी पे अटैक भी कर रखा है, वो सब चल रहा है, इशू चल रहा है, एक टसल चल रही है हमारी। तो सब चाइना से थोड़ा अवे दूर होना चाहते हैं। इसमें आपने देखा होगा मैंने चाइना का नाम नहीं लिया ग्रुप 7 कंट्रीज़ में, तो कहीं भी इस D10 में भी चाइना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो इस ग्रुप से चाइना को बहुत दिक्कत भी है, बट कहीं ना कहीं हमारे को ये मैटर लाइट में लाना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं चाइना हमारी इन्फॉर्मेशन लीक करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन गेन करता है, फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये सब सर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना इक्विपमेंट बनाएं अपनी कंट्रीज से एंड देन उसको फिर हम यूटिलाइज़ करें, ठीक है। बिकॉज सर आप जानते हैं 3 कंपनीज़ हैं हमारे पास, एयरटेल,
वोडाफोन एंड जियो, 3 लीड कर रही हैं। तो इसमें से अब हमारे को इन तीनों को सपोर्ट करना होगा। और जबकि एयरटेल और वोडा को तो एक एजीआर का इशू है, वो भी चल रहा है, जिसमें उनको हेफ्टी अमाउंट पेमेंट करने के लिए बोला होगा। अगर आपको इस बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस है तो मैं इस बारे में डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये एक हमारी इंडस्ट्री होती है, इसमें कौन अपॉइंट हुआ है? तो सर सबसे पहले विक्रम क्लोस्कर होते थे, उनकी जगह अब उदय कोटक ने ले लिया है, ठीक है। आपको बस ये नेम ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक आते हैं सर, 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द नेम, आपको नाम बताना है किसका? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है सर? स्पोर्ट्स के यूथ, डॉक्टर किरण रिजिजू, ठीक है। हु हैज़ लॉन्च 25 खेलो इंडिया कम्युनिटी प्रोग्राम, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। कहाँ से ऑर्गेनाइज़ किया था? इन्होंने गुलमर्ग से फ्लैग ऑफ किया था इसको 7 मार्च से 11 मार्च तक, ठीक है। और ये बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट के लिए था कि और ये बेसिकली कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा सब कुछ बॉडी इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु बिकम्स द फर्स्ट एवर वीमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट? अभी हमने लिटरली डिस्कस किया था, कौन? आप इसका आंसर दे सकते हैं, डॉक्टर कैथी सुलिवन, ठीक है। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेबी ने सर एक अभी रीअरेंज करी है कमिटी बनाई है कमोडिटी एडवाइजरी की, जिसको कौन लीड करता है? अशोक डलवानी। बिकॉज ये कौन है? ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। और ये कमेटी बेसिकली 17 मेंबर कमेटी है, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो नए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आएंगे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि उनकी किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह होनी चाहिए। ओके, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस न्यू स्कीम्स विल बी लॉन्च टिल, कहता है कोई भी नई स्कीम नहीं आएगी। वो कब तक नहीं आएगी? 31 मार्च 2021, बिकॉज ऑफ द ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये इशू चल रहा है। इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक कोई भी स्कीम नहीं हम लाएंगे, ठीक है। ओके, अब सर लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि डील करता है डेटा शेयरिंग वेबसाइट ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली कौन सा था? वो वी ट्रांसफ़र था। बेसिकली एक ये ऐसा एप्लीकेशन था हमारा जो कि 2 GB तक की फ़ाइल को बड़े आसानी से ट्रांसफ़र कर देता था। और इवन 5 करोड़ यूज़र्स इसको यूज़ भी कर रहे थे। इवन आपने भी यूज़ किया होगा इसको। और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर आ रहा था ये, बट कुछ हमारे सोशल और नेशनल इशू के चलते हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको बैन करना पड़ा, बिकॉज कुछ इशू आ रहा था। तो अगर आप इसको नहीं भी यूज़ कर पा रहे तो आप एक दूसरा, मैं आपको अल्टरनेटिव बता देता हूँ, फाइल मेल। आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई नीड वगैरह है तो। ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है इसका, ठीक है सर। तो आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, करंट अफेयर्स डिस्कस किया, आपका लीगल एप्टीट्यूड, पूरा जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स थे वो डिस्कस करे। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इश्यूज़ बताइए कि सर आपको कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, आपको कुछ परेशानी है, मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा। तो आप इस तरह की बातें मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।